थे। चित्रा से हमने जाना उत्तर प्रदेश के बारे में, क्योंकि वो भी चुनावी राज्य है, जाहिर सी बात है। पश्चिम बंगाल चुनावी राज्य नहीं है, लेकिन वहां पर अब भी ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को कड़ी टक्कर देते रहना है, और इसीलिए शायद वहां पर देबोश्री चौधरी को वहां से उनकी छुट्टी कराई गई, और अब कोशिश की जा रही है कि कुछ जो नए चेहरे हैं, जो युवा चेहरे हैं, जो वहां पर धमक और पकड़ रखते हैं, उनको मौका मिले। बिल्कुल कोई दो राय नहीं, क्योंकि बंगाल में स्कोप है बीजेपी के लिए। बीजेपी इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बन पाई। लेकिन कहां से कहां बीजेपी पहुंची, तो बीजेपी का निशाना अगला चुनाव है। और अभी से देखिए बीजेपी खुद इतनी एक्टिव हो गई है। पिछली बार जगत प्रकाश नड्डा खुद पार्टी प्रेसिडेंट वहाँ जहाँ के धरने में बैठे थे ममता बनर्जी की सरकार बनने के बाद, जो पोस्ट पोल अलायंस जो वायलेंस हुआ था उसको लेकर के। तो बीजेपी बंगाल को पकड़े रखना चाहती है, इसी वजह से पूरा टारगेट है बंगाल, और वहाँ पे रद्दोबदल किया जा रहा है। वहाँ से कुछ मंत्रियों को ड्रॉप किया जा रहा है, नए चेहरों को लाया जा रहा है, ताकि बीजेपी वहाँ अग्रेसिवली पूरा पॉलिटिकली वहाँ पे आगे ले जा सके चीज़ों को। तो उसी वजह से बीजेपी की कोशिश यही है कि आगे, अभी नहीं तो आगे बीजेपी सरकार बना सकती है, क्योंकि इस बार काफ़ी उम्मीद थी। और उसी रणनीति के साथ बीजेपी काम कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब वहाँ पर बीजेपी ही एक विकल्प है। ममता बनर्जी के बाद वामपंथी पार्टियां खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म हो गई, जो परफॉर्मेंस रहा, इसीलिए बीजेपी बंगाल पे पूरा शिकंजा कसे रखना चाहती है, वहाँ के राजनीतिक हालात पर पकड़ बनाए रखना चाहती है। तो जो भी वहाँ पे रद्दोबदल किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो उसी मोटिव के साथ, उसी एजेंडे के साथ किए जा रहा है कि आगामी जो, अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन पॉलिटिकली वहाँ पे पूरा मोमेंटम बनाए रखना चाहती है बीजेपी, और कहीं भी कोई लूज या ढील नहीं देना चाहती है वहाँ के हालात को देखते हुए। बिल्कुल। और चित्रा, अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, पश्चिम बंगाल की तो बात की, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें, नारायण राणे, उनके कद और उनकी जो पकड़ है वहां पर महाराष्ट्र की राजनीति में, उसे देखते हुए जाहिर सी बात है उन्हें यहां पर जगह देना, और उसके साथ ही साथ वहां एक नए समीकरण को साधने की कोशिश। हालांकि इस बीच देखिए 2 दिन पहले आपने भी खबर पढ़ी होगी, हमने भी खबर पढ़ी थी कि वहां पर ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ ना कुछ पक रहा है शिवसेना और बीजेपी के बीच, लेकिन उद्धव ठाकरे सामने आकर कह चुके कि भैया 30 साल में अब कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या होगा। लेकिन अब ये जो कवायद चल रही है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कुछ हो सकता है वहां पर? देखिए, इस बात को समझना होगा श्वेता, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है सीटों के लिहाज से, खासतौर से तो 80 सीटें जहां लोकसभा के हैं, तो 48 सीटें महाराष्ट्र की आती हैं लोकसभा में। वहीं महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी थी जब शिवसेना के साथ मिलकर उसने चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद शिवसेना ने मुख्यमंत्री के नाम पर अपना गठबंधन तोड़कर और बाकी कांग्रेस एनसीपी के साथ अपना साथ जोड़ दिया। लेकिन बीजेपी को वहां पर बहुत ज्यादा संभावनाएं लगती है। नारायण राणे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक बहुत बड़ा चेहरा रहे हैं, और उनके जरिए महाराष्ट्र की राजनीति को साधने की एक कोशिश, कवायद भारतीय जनता पार्टी की है। देखिए, कभी भी बीजेपी को लगता है कि वहां पर पासा पलट सकता है और बीजेपी अपनी सरकार बना सकती है। इस तरह की कोशिशों में लगातार लगी रही, जैसा कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए उसने कामयाबी हासिल की, जब 22 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी तोड़कर वो सीधे बीजेपी का हिस्सा बन जाते हैं और बीजेपी की सरकार बन जाती है मध्य प्रदेश के भीतर। तो उस तरह की स्थिति महाराष्ट्र में, हालांकि शिवसेना और बीजेपी आपस में कई बार ऐसा होता है, हमने संजय राउत को सुना था हाल ही में, जिन्होंने कहा था कि हमारा तो रिश्ता बीजेपी के साथ आमिर खान और किरण राव जैसा है, कोई भारत पाकिस्तान जैसा रिश्ता तो है नहीं, इस तरह की बात कही गई थी। लेकिन उसके बाद विधानसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ, कई विधायकों को सस्पेंड किया गया, जिसके बाद एक बार फिर से तल्खी सामने आ गई। लेकिन अब नारायण राणे के जरिए और जितने भी महाराष्ट्र के चेहरे सामने आए हैं, उन सब के जरिए एक तरफ 2024 के लोकसभा को साधने की एक कोशिश और कवायद है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने आप को और मजबूत बनाना चाहती है, क्योंकि वहां पर विधानसभा के चुनाव होंगे तो यकीनन एक जो सत्ता के खिलाफ वोट रहती है, उसको किस तरह से अपने पक्ष में पूरी तरह से इंटैक्ट किया जा सके। देखिए, वहां पर जो वोटिंग हुई थी, यकीनन वो बीजेपी और शिवसेना के लिए वोटिंग हुई थी। बाद में शिवसेना भले ही अलग हो गई और बीजेपी के मन में इस बात का मलाल है। यही कारण है कि वो अपने इन चेहरों के जरिए अपने आप को और मजबूत महाराष्ट्र में करना चाहती है। अगर यूपी मजबूत रहा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य मजबूत रहे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 को साधना आसान हो जाएगा। तो आज के इस कैबिनेट रिशफल के जरिए इसको भी समझा जा सकता है। बिल्कुल। तो आज के इस कैबिनेट रिशफल के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करेगी बीजेपी, और उसके बीच आपको हम लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं। देखिए किन किन लोगों की छुट्टी हो गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से किन किन परमिटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर के यहां पर सरकार जो है आगे कैबिनेट रिशफल जो करने जा रही है, किन चेहरों को लाया जाएगा, किन की छुट्टी हो रही है। आपके पास क्या कुछ जानकारी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, क्या अब भी कुछ नाम है, बड़े ऐसे चौंकाने वाले नाम है जो सामने आ सकते हैं जिनकी छुट्टी हो रही है?
देखिए मैंने डॉक्टर हर्षवर्धन के बाद एक नाम और जोड़ देता हूं आपको, शायद बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर जो है। पर्यावरण राज्य मंत्री थे और उन्होंने बंगाल में चुनाव लड़ा था और 2014 से वो लगातार मंत्री थे और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा और विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद वो 50,000 से ज़्यादा वोट से जो है चुनाव हार गए और बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा लिया जा रहा है, यानी कि बंगाल से 2 मंत्री थे, देवेश्वरी चौधरी और बाबुल सुप्रियो, उन दोनों को हटाकर शांतनु ठाकुर को और निशित प्रमाणिक दोनों को शायद मंत्रिमंडल में लाया जा रहा है और इसीलिए 2 मंत्रियों को ड्रॉप करके एक नई पहल बंगाल में बीजेपी करने जा रही है। बाबुल सुप्रियो ने आगे बढ़कर ये कहा था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी ने उनको मौका दिया, लेकिन नतीजे सबके सामने आए और बाबुल सुप्रियो की बहुत बड़ी हार हुई थी। निशित प्रमाणिक सांसद रहते हुए चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्होंने चुनाव जीता और चुनाव पश्चात उन्होंने विधायक से रिजाइन किया, सांसद रहे, पार्टी की स्ट्रेटेजी थी और अब उनको केंद्र में मंत्रिमंडल की जगह मिल सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, बाबुल सुप्रियो और देवेश्वरी चौधरी दोनों का इस्तीफा हो चुका है। बिल्कुल, तो बड़ी खबर बता रहे हैं हिमांशु, बाबुल सुप्रियो ने भी इस्तीफा दे दिया है और अब वहां से यानी कि पश्चिम बंगाल से अब जो नए चेहरे हैं उनको वहां पर मौका मिलेगा। विधानसभा चुनाव में हमने जिस तरह से देखा था बाबुल सुप्रियो की हार हुई थी और उसके बाद अब जो है अपनी तरफ से अब जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसके बाद बड़ी खबर ये सामने आ रही है। हिमांशु, यहां पर आप ही से जुड़ा ये सवाल ये करना चाहेंगे, बाबुल सुप्रियो को लेकर ये खबरें भी आ रही थी पहले भी कि कहीं ना कहीं भीतर खाने लेकिन नाराजगी की भी कुछ खबरें आई थी। आपने नाम दिया है तो हो सकता है सही भी हो। देखिए, नाराजगी की खबरें भी आती रहीं क्योंकि जब विधानसभा चुनावों का दौर चल रहा था तो जितेंद्र तिवारी जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हो रहे थे, वहाँ के विधायक थे, एक प्रमुख नेता थे टीएमसी के, उनका विरोध किया था बाबुल सुप्रियो ने और उसके बाद जितेंद्र तिवारी की जो बीजेपी में शामिल होने की प्रक्रिया है वो कुछ दिन के लिए टाल दी गई थी और उसके बाद जितेंद्र तिवारी को शामिल कराया गया, लेकिन बाबुल सुप्रियो को मनाया गया था। उसके बाद बाबुल सुप्रियो ने मुखर होकर ये कहा था वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी लड़ा, हारे भी और उससे पार्टी की एक नाराज़गी थी और बाबुल सुप्रियो जिस तरीके से लगातार काम कर रहे थे, शायद वो प्रधानमंत्री की कार्यशैली के साथ मैच नहीं करता था, उनकी स्पीड से मैच नहीं करता था, वो पर्यावरण के अंदर जो है राज्य मंत्री थे और इसी को देखते हुए उनके परफॉर्मेंस का ऑडिट किया गया और उसके बाद जो है उनको कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया आपसे बात करेंगे, लेकिन चित्रा इस बीच आपसे बात करना चाहेंगे। आपने उनके साथ एक कार्यक्रम भी वहां पर किया था, उसके मद्देनजर चूंकि हमें ब्रेक लेना है चित्रा, लेकिन एक लाइन में आपसे जानना चाहेंगे कोई नाराजगी आपको दिखी थी तब? देखिए, आपको बता दें टॉलीगंज से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था आसनसोल के सांसद और केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद। अगर वो खुद अपनी विधानसभा की सीट नहीं बचा पाते हैं जिसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, तो इसी वजह से माना जा रहा था अब जातियों को साधने की कवायद, जिस 2 करोड़ वोटर की बात कही जा रही है, मतुआ समुदाय अगर पूरी तरह से उसको इंटैक्ट कर लेती है बीजेपी अपने लिए, तो फिर फ्यूचर के लिए उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी और 2024 उसके लिए आसान हो जाएगा। यही कारण है कि अब जातिगत आधार पर पश्चिम बंगाल को साधने की कोशिश की जा रही है और ऐसा लग रहा है कि जिन्होंने उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी उनको फिर छुट्टी की जा रही है। आसनसोल के सांसद केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को अब हटा दिया गया है। आप सभी से और हम जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का।